हेलो, नमस्कार सभी को। आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अपने कृषि रसायन विज्ञान कक्षा 12 का आवश्यक पोषक तत्वों वाला अध्याय कर रहे हैं। इसके अंदर हमने आवश्यक पोषक तत्वों की परिभाषा के बारे में जाना कि ऐसे तत्व आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं जिनकी कमी होने से वो अपना जीवन चक्र यानी कि पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते, अपना विकास नहीं कर पाते। और दूसरा, पादप अपना दैहिक या उपापचयी कार्य करते हैं। तो उन तत्वों को अपने आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि जिनसे पादप अपना पालन पोषण करते हैं, अपना विकास निर्माण जनन करते हैं और अपना जीवन चक्र है जो पूरा करते हैं। और अगर उनकी कमी हो जाए तो वो अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे, वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक पोषक तत्वों की परिभाषा अपने पीछे पढ़ी, जिसको अपने दो सिद्धांतों के बारे में बोला जाता है। आज अपने आगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण के अध्ययन कर रहे हैं। पोषक तत्व जो होते हैं उनका वर्गीकरण। कुल 17 तत्व थे। 17 में से जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो कार्बन है वो 3 तो सीधे वो वायु या जल से ग्रहण कर लेते हैं, और बाकी के जो 14 तत्व बचते हैं उनको वो उर्वरकों के माध्यम से, जीवाश्म पदार्थों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो अपने करते हैं पहला, इसमें जैसे बृहद पोषक तत्व है जो वर्गीकरण के अंदर पहला था बृहद पोषक तत्व। तो इसके अंदर आ जाएगा मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, मुख्य जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो उनको मुख्य पोषक तत्व कहते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा पोटेशियम। ठीक है, ये 3 तत्व आ जाएंगे जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन तीनों पोषक तत्वों की पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है गौण। गौण मतलब जिसको अपने द्वितीयक भी बोल सकते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व। तो इनकी क्या होती है, इनकी जो आवश्यकता होती है वो मुख्य पोषक तत्वों से कम होती है। आवश्यकता तो होती है लेकिन मुख्य पोषक तत्वों से कम होती है। तो इनके अंदर आ जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इन 3 पोषक तत्वों की पौधों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि पर्याप्त मात्रा के अंदर इनकी आवश्यकता होती है। इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है, इनकी पर्याप्त मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है, यानी कि ठीक ठाक मिलते रहे पादपों को। लेकिन इनका कार्य मुख्य पोषक तत्वों से कम माना जाता है, यानी कि उनसे कम कार्य करते हैं मुख्य से, इसलिए इनका द्वितीयक पोषक तत्व भी कहते हैं। उसके बाद आ जाए सूक्ष्म। तो सूक्ष्म की मात्रा क्या होगी, सूक्ष्म की मात्रा इनसे भी कम आवश्यकता होगी। लोहा, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, निकल, इनकी पौधों को केवल सूक्ष्म मात्रा के अंदर, यानी कि बहुत कम मात्रा के अंदर इनकी आवश्यकता होती है। अति सूक्ष्म तो यानी कि उससे भी कम मात्रा के अंदर, जैसे सोडियम, बेनेडियम, सिलिकॉन, रुबिडियम, सेलेनियम, गैलेनियम, इनकी जो आवश्यकता होगी वो बहुत कम मात्रा के अंदर उनकी आवश्यकता होती है पादपों को। उसके बाद है लाभदायक। तो लाभदायक मैंने पीछे भी आपको बता दिया था कि ऐसे तत्व होते हैं जो उनकी वृद्धि को उत्तेजित कर देते हैं। ऐसे तत्व जो पादपों की वृद्धि को उत्तेजित कर देते हैं उनको लाभदायक तत्व कहते हैं। इसके अंदर जैसे एल्यूमिनियम, आयोडीन, सेलेनियम, गैलियम, रुबिडियम, स्ट्रोशियम, निकल, क्रोमियम व आर्सेनिक आते हैं। उसके बाद है अगला जो वर्गीकरण। तो अगला जो वर्गीकरण है वो है अपना पौधों में तत्वों के कार्य के आधार पर। अभी जो अपने ये किया ये तो उनकी आवश्यकता के आधार पे था कि पादपों को कितनी मात्रा के अंदर आवश्यकता होती है। तो जिनकी बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आवश्यकता है उनको तो मुख्य पोषक, उनसे जो थोड़ी सी कम मात्रा यानी कि कम कार्य करते हैं उनको द्वितीयक, उसके बाद फिर सूक्ष्म, उसके बाद फिर अति सूक्ष्म और उसके बाद फिर लाभदायक। अब अपने आते हैं आधार पर, यानी कि कार्य के आधार पर क्या कार्य करते हैं पादपों के अंदर जो तत्व हैं वो क्या कार्य करते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो उनकी जड़ों को मजबूती देंगे,
कुछ उनके तनों को मजबूती देंगे, कुछ पत्तियों को हरा भरा रखेंगे, कुछ फलों के यानी कि फलोत्पादन के लिए उपयोगी होंगे, तो कुछ उनको सहारा प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सभी तत्वों की अलग अलग कार्य होता है, तो उस कार्य के आधार पर उनका वर्गीकरण तत्वों का किया गया है। तो पहला अपने यहाँ पे देखें आधारीय तत्व है, जो आधारीय सब समझ गए होंगे, जो उसको बेस प्रदान करते हैं, उनको आधार प्रदान करते हैं, खड़ा रहने के लिए उनको आधार प्रदान किया जाता है। तो जो पादप संरचना का आधार है तथा पौधों के लगभग 95% भाग का निर्माण करते हैं, यानी कि जो पौधे का निर्माण का भाग है वो लगभग 95% तक भाग ये काम करते हैं। तो इसके अंदर आ जाए कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन है। तो ये आधारी तत्व है, जो 3 पहले मैंने बताया था, जो लगभग 95% तक यानी कि 94 या 95% तक ये उपयोगी होते हैं, निर्माण करते हैं पादपों के भाग का। तो इसके अंदर आ जाए कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, और ये अपने सीधे पानी तथा हवा से प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद संरचनात्मक जो उसकी संरचना का निर्माण करते हैं, उसकी बनावट का निर्माण करते हैं, पादपों की बनावट किस प्रकार की होगी, तो उसके अंदर ये भाग लेते हैं, तो संरचनात्मक आ जाएगा। और ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जो पौधों की संरचना व ऊर्जा संग्रह तथा स्थानांतरण का कार्य करते हैं, उदाहरणार्थ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस तथा गंधक आते हैं। यानी कि जो संरचना का निर्माण करेंगे, संरचना समझ गए होगी आप, उसकी बनावट वगैरह, उसकी बॉडी का निर्माण करना है, और ऊर्जा का आदान प्रदान करना, यानी कि ऊर्जा को एकत्रित करना, अपने अंदर समाहित करके रखना, और जब जहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता हो वहाँ पे ऊर्जा को पहुँचाना। तो ये इसके अंदर आ जाएगा संरचनात्मक में ऊर्जा नियामक के अंदर। तो ये तत्व है जो अपने हैं वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन संरचना का निर्माण के अंदर सहायक होता है, ऊर्जा के अंदर सहायक होता है फॉस्फोरस तथा गंधक। उसके बाद आ जाएगा नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण यानी कि जो उसकी विकास पर नियंत्रण है, जो उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण है, तो उस पर नियंत्रण करने वाले तत्व है। और वाहक तत्व यानी कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, जो उनका जो भोजन है उसको जड़ों के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाना, या फिर जो जल है, जल को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाना। तो इस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जो भोजन बना पत्तियों से जड़ों तक लेके आना, तो उनका वाहक का काम भी ये तत्व करते हैं। तो इसके अंदर आते हैं जो पौधों की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा आयन वाहक का कार्य करते हैं। आयन मतलब धनायन, ऋणायन जो तत्व होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पर लेकर जाते हैं, वाहक का कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ आ जाए कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो ये आ जाएगा अपना कैल्शियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो अपने आ जाएंगे गौण तत्व थे, द्वितीय तत्व भी इनको बोलते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक सल्फर को। और उसके साथ ये पोटेशियम आ जाएगा, तो ये नियंत्रक एवं वाहक तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो 3 तत्व हैं जो नियंत्रक तथा वाहक तत्व कहलाते हैं। तो प्रश्न में ये इस तरीके से पूछ सकते हैं कि नियंत्रक और वाहक तत्व कौन कौन से, क्या कार्य करते हैं, या फिर आधारित तत्व किसे कहते हैं, क्या काम करते हैं, इस तरीके से। तो इन तत्वों के नाम अपने को थोड़े याद होने चाहिए। उसके बाद है एंजाइमों का उत्प्रेरण करने वाले कारक करने वाले एंजाइम। अपने सबसे पहले जो एंजाइम था उसको जिस्ट से प्राप्त किया गया था। यह प्राकृतिक सरल संयुक्त प्रोटीन होते हैं, और जो एंजाइम है वो भोजन का जो पाचन की क्रिया होती है उसमें पाचन भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, रोगों की रोकथाम के अंदर ये सहायक होते हैं एंजाइम। एंजाइम उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। उत्प्रेरक के बारे में आपको पता ही होगा कि जो कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी जैविक अभिक्रिया या उपापचयी क्रिया है, उसकी गति को प्रभावित करते हैं। खुद तो अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन उसकी गति को कम ज़्यादा कर देते हैं। तो ये एंजाइम जो पौधों में उपापचयी क्रियाओं में संप्लिप्त एंजाइमों का उत्प्रेरण करते हैं तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन का कार्य भी करते हैं। लोहा इसके अंदर आ जाएगा, लोहा ये कार्य करता है उत्प्रेरण का। मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन तथा नाइट्रोजन। उसके बाद पौधों में पोषक तत्वों की गतिशीलता के आधार पर, अब गतिशीलता के आधार पे आ जाएगा, उनकी गति के आधार पर अत्यधिक गतिशील होते हैं जो, तो अत्यधिक गतिशील के अंदर आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस है, पोटेशियम। उससे कम गतिशील होंगे जो कम गति करते हैं, तो जिंक, मैग्नीशियम आ जाएगा। उसके बाद अल्प गतिशील है तो उसके अंदर आ जाएगा गंधक, लोहा, कॉपर, क्लोरीन इत्यादि आ जाएंगे। उसके बाद है
अचल गतिशील है, जो अचल है, अचल का मतलब जो नहीं चलते, कैल्शियम, बोरॉन। अन्य वर्गीकरण के अंदर अपने को देखा है धातु और अधातु के आधार पर। धातु किसे बोलते हैं? धातु जिसकी चमक होती है, जिसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है, जो तन्यता होते हैं, जो आघातवर्धनीय होते हैं, जिनके अंदर ये सभी गुण पाए जाते हैं वो धातु। और जिनके अंदर यह गुण नहीं पाए जाते, यानी कि कोई चमक नहीं होती, उनको यानी कि पीटने पर कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, कोई आवाज नहीं आती, और उनको आघातवर्धनीय नहीं होता, यानी कि उनको पीटने पर वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाते हैं, वो तन्यता नहीं होते। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे? अधातु के अंदर आते हैं। और जो दोनों का मिक्स रूप होता है, धातु और अधातु का जो मिक्स रूप है, उसको बोलते हैं उपधातु। तो धातु के अंदर जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, ये धातु तत्वों के अंदर आ जाएंगे। और अधातु के अंदर यानी कि ये बात अपने उन जो 14 तत्व थे, 17 थे टोटल, तो वैसे 17 में से जैसे कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये तो मुख्य हैं, यानी कि 94 से 95% तक ये काम करते हैं। ये तो जल और वायु के माध्यम से उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी के जो 14 बचे, तो उन 14 में से ये वर्गीकरण किया गया, 14 में से धातु कितने हैं और अधातु कितने हैं। पूरी आवर्त सारणी में से नहीं है, जो 14 तत्व थे अपने पीछे पड़े उन्हीं में से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, और उसके बाद है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आ जाएंगे अपने अधातुओं के अंदर। उसके बाद है अगला टॉपिक अपना पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध, यानी कि कितनी की मात्रा पोषक तत्वों की देनी चाहिए जिससे पादप है वो ठीक ठाक बहुत अच्छी तरीके से वृद्धि कर सके। कई बार ऐसा होता है कि बहुत कम मात्रा देंगे तो भी पादप वृद्धि नहीं करेगा और सूख जाएगा, अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएगा। अगर बहुत अधिक मात्रा में उसकी बहुत अधिक मात्रा दे दी तत्वों की, तो वो जो पादप होंगे वो बहुत अधिक मात्रा देने से वो भी अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाते और मर जाते हैं। विभिन्न प्रकार का उससे विषैला प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला तो अपने को दे रखा है अभाव। अभाव से आप समझ गए होंगे कमी। पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा इतनी कम होती है कि उस तत्व के अभाव के लक्षण पौधों पर दिखाई देने लगते हैं और पैदावार घट जाती है। अत्यधिक अभाव होने पर पौधा मर जाता है, यानी कि अपना जीवन चक्र जो उसका है वो पूरा नहीं कर पाता। तो अभाव के अंदर आ जाएगा पौधों में पोषक तत्व की मात्रा इतनी कम होती है कि उस तत्व के अभाव के लक्षण, यानी कि कम होगी मात्रा, तो उसके जो कमी के जो अभाव के लक्षण है वो पौधों पर दिखाई देने लगते हैं और पैदावार घट जाती है। अत्यधिक अभाव यानी कि बहुत ज्यादा अगर उस तत्व की कमी हो जाती है तो होने पर पौधा मर जाता है। उसके बाद आता है क्रांतिक स्तर। अब क्रांतिक स्तर क्या होता है कि जिस तत्व की कमी हुई थी, अब उस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए अपनी इतनी मात्रा के अंदर वो तत्व जिसकी कमी हुई थी उसको इतनी मात्रा के अंदर पादपों को उपलब्ध करवाया जाए कि उसकी रुकी हुई वृद्धि वापस स्टार्ट हो जाए। वापस उसकी जो रुकी हुई वृद्धि थी वो शुरू हो जाए, वो वृद्धि करना वापस स्टार्ट कर दे, तो वो कहलाता है क्रांतिक स्तर। यानी कि जिन तत्वों की या जिन तत्व की कमी थी पादप के अंदर, उस तत्व को इतनी मात्रा के अंदर उस पादप को उपलब्ध करवा दिया जाए जिससे उसकी रुकी हुई वृद्धि वापस शुरू हो जाए, तो वो तत्व की जो मात्रा उपलब्ध करवाई उसको बोलते हैं क्रांतिक स्तर। यह तत्व का पौधे में वह स्तर होता है जिस पर उस तत्व के प्रति पौधा वृद्धि और विकास करता है, अर्थात उक्त तत्व की आपूर्ति करने पर पौधे की रुकी हुई वृद्धि पुण्य होने लगती है। यह तत्व के अभाव है पर्याप्त मात्रा के मध्य की अवस्था है, यानी कि अभाव था, अभाव होने के बाद उस तत्व की पूर्ति की गई, उपलब्ध करवाया गया पादप को, तो उसकी मात्रा क्या होगी, उसकी वृद्धि होना स्टार्ट होगी, तो वो क्या कहलाता है, उसका क्रांतिक स्तर कहलाता है। उसके बाद पर्याप्त स्तर है। तो पर्याप्त स्तर, इस स्तर पर पोषक तत्व देने से पादप वृद्धि कोई खास नहीं होती, बल्कि पौधे में तत्व का संतरण बढ़ जाता है। यानी कि पर्याप्त स्तर का मतलब होता है कि उसके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर वो तत्व अभी मौजूद है। अगर उसमें और अपने तत्व उसको अगर देते हैं तो उस पर कोई खास प्रभाव दिखाई देखने को नहीं मिलता। पर्याप्त स्तर हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर अभी इतना तत्व मौजूद है पादप के अंदर कि अगर और उसके अंदर आपूर्ति अगर अपने करें, उस तत्व को उपलब्ध करवाएं, तो उसकी वृद्धि पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं देता है। उसके बाद आ जाएगा विषैला स्तर। तो विषैला स्तर आ जाएगा जिसकी अपने बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वो तत्व उसको उपलब्ध करवा दिया पादप को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर वो तत्व अपने
उस पादप को दे दिया, जिससे क्या होता है कि विषैला प्रभाव उस पर देखने को मिलता है। इस स्तर पर पोषक तत्व का सांद्रण इतना बढ़ जाता है कि वह पौधों को हानि पहुंचाता है तथा पादप उपज को घटाने लगता है अथवा पौधा मर जाता है। पौधों में पोषक तत्वों का असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। पौधों में पोषक तत्वों का असंतुलन भी उत्पन्न हो जाता है। तो ये 4 प्रकार अपने देखे। पहला तो अपना था अभाव। अभाव मतलब कमी हो जाती है। कमी होने से क्या होगा कि उसकी पैदावार कम हो जाएगी, पादप है वो मर जाएगा, उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होगा। क्रांतिक सतर्कता यानी कि ऐसी मात्रा, इतनी मात्रा उस पादप को दे दी जाए तत्व की जिससे उसकी रुकी हुई वृद्धि पुनः शुरू हो जाए। उसके बाद पर्याप्त स्तर यानी कि पर्याप्त मात्रा के अंदर वो तत्व अभी पादप के पास मौजूद है और अगर उसके अंदर अपने वो तत्व अगर देंगे तो वो उस पर इतनी वृद्धि पर प्रभाव उसका इतना दिखाई नहीं देता है। और विषैला यानी कि बहुत मात्रा, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अगर अपने वो तत्व उस पादप को दे दिए, यूरिया डीएपी बहुत अधिक मात्रा के अंदर या सल्फर कैल्शियम वगैरह बहुत अधिक मात्रा में अगर उसमें डाल दी जाते हैं जिसकी उसको इतनी आवश्यकता भी नहीं है, तो वो क्या होता है कि पादप का जो जीवन चक्र है वो भी पूरा नहीं होता, वो मर जाता है और उसकी पैदावार भी कम हो जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट आगे अपने कहाँ से वो पोषक तत्व जो अपने देते हैं, जैसे कि ये है पादप में पोषक तत्वों के प्राप्त के स्रोत हैं, नहीं कहाँ से जो तत्व हैं, जो पोषक तत्व हैं, पोषक जो तत्व हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं पादप को, जैसे कि उर्वरक से, जैविक जीवाश्म पदार्थ से, ठीक है। तो इस तरीके से वर्षा से या दलहनी फसलों से जहां से वो प्राप्त होते हैं उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास में इतना ही। चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें, आगे शेयर करना न भूलें। शुभ दिन, धन्यवाद।